नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बलभुलापुरा में क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था एपी अंशुमन को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के संभावित अल्मोड़ा दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में सीएम धामी के संभावित दौरे को सफल बनाने पर रणनीति बनाई गई। सीएम धामी का शनिवार को अल्मोड़ा में रोड शो होना है। इसके बाद सीएम धामी को आजीविका महोत्सव 2024 में हिस्सा लेना है। हालांकि हल्द्वानी के बनभुलपुरा में हुए बवाल के बाद सीएम धामी ने अपने दौरे को रद्द किया था। सीएम साहब का कार्यक्रम, दीदी भूली कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर अभी हाल में ही कपकोट में हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ था, इधर पौड़ी में हुआ था। उनका कार्यक्रम विशेष रूप से अपनी बहनों के साथ आप भी हाथ बढ़ाएं और प्रदेश को कैसे हम विकसित प्रदेश के रूप में अपने उत्तराखंड को ला सकते हैं, ये उनका कार्यक्रम है। और जो उनका संबोधन हम सब लोगों को मिलेगा, उन बहन अल्मोड़ा में बाजार भ्रमण का कार्यक्रम है। पहले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं धामी जी, जो पूरे बाजार के अंदर भ्रमण करके जनता से मिलना चाहते हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी का होमवर्क देखेंगे। बता दें कि 10 व 11 फरवरी को कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, विधायकों, पूर्व मंत्रियों, जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी रणनीति बनाएगी। इसको लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा द जोशी ने बताया कि 10 फरवरी को प्रदेश प्रभारी कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के विधायकों, पूर्व मंत्री एवं विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के साथ बैठक करेगी। 11 फरवरी को जिला व महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। इसी दिन 5 लोकसभा क्षेत्र के समन्वयक और 2019 के चुनाव के पार्टी प्रत्याशियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के घटक संगठनों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से लोकसभा के चुनाव की तैयारी पर फीडबैक लेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 10 और 11 तारीख को यहाँ रहेंगी। 10 तारीख को माननीय विधायकगणों और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रीगणों के साथ बैठक है, और 11 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, हमारे फ्रंटल के पदाधिकारी हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, और जिला अध्यक्षगणों के साथ भी बैठक होगी। और ये चुनाव के संबंध में बैठकें हैं और किस तरीके से हम आने वाले समय में काम करेंगे, और जो हमारे लोकसभा के 5 कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे। जो 5 हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे 2019 में, उनके साथ भी बैठक होगी, और पीसीसी और एआईसीसी के सदस्यगण हमारे जितने भी हैं उनके साथ भी पृथक पृथक बैठकें होंगी, अलग अलग बातचीत सबसे होगी। और 10 और 11 2 दिन लगातार माननीय प्रभारी महोदया प्रदेश में
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज से 11 फरवरी तक भाजपा गांव चलो अभियान आयोजित करने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक गांव-गांव जाकर प्रत्येक बूथ में 24 घंटे का प्रवास करेंगे। वहीं इस बात पर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमला करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भाजपा पहले ये बताए कि उनके विधायकों और सांसदों द्वारा जो गांव गोद लिए गए थे, क्या वो चलने फिरने की स्थिति में हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादातर मंत्री अपने ही गांव में प्रवास का कार्यक्रम कर रहे हैं और किसी आम गांव में जाने की जहमत नहीं कर रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए जो गांव गोद लिए गए थे सांसदों ने और इनके विधायकों ने, वो गांव के चलने फिरने लग गए हैं। ये जुमलेबाजी है, ये इस तरीके के शोसेबाजी करते रहते हैं। पहले भी इन्होंने कहा मंत्री दौरा करेंगे, मंत्री प्रवास करेंगे, सेक्रेटरी गांव में रहेगा, अधिकारी गांव में रहेगा, उसकी डिटेल तो दे दे पहले कौन कब कहाँ रहा। ये भी एक चुनावी जुमला है। एक आदमी जाएगा, रात जाएंगे, सुबह आ जाएंगे। और अधिकांश मैंने देखा जो मंत्रियों का कार्यक्रम है वो उनके अपने अपने गांव में प्रवास का कार्यक्रम है। बाकी कोई आम गांव में वो जाने की कोशिश जहमत नहीं उठा रहे। जनता तो नाराज है ना इससे कि वो कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव हो या आम चुनाव हो। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, केवल चुनाव के दृष्टिकोण से सब काम हो रहा है। उससे पहले भी तो इन्होंने कहा था कितने मंत्री कितने अधिकारी गए थे गांव में, और दूसरा जो गांव गोद लिए गए थे उनमें कितनों में कार्रवाई हुई, ये बात भी तो स्पष्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग और IRCTC के बीच एक MOU साइन हुआ। मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मानसखंड स्थित विभिन्न मंदिरों के भ्रमण हेतु पहली ट्रेन अप्रैल 2024 में संचालित की जाएगी। यह ट्रेन कोलकाता से शुरू होकर मानसखंड के लिए चलेगी। सतपाल महाराज ने बताया कि भारत के सुदूर इलाके से सैलानियों को उत्तराखंड के दर्शनीय स्थलों तक पहुंचाने में ये काफी सराहनीय प्रयास होगा और इस ट्रेन के संचालन से राज्य के पर्यटन विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की एक नई पहल है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC के बीच मानसखंड मंदिरों तथा अन्य स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु स्पेशल ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन मानस एक्सप्रेस संचालित किए जाने पर आज एक MOU साइन हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से जो मानसखंड एक्सप्रेस कहलाएगी, इससे यात्री हमारे मानसखंड के अंदर यात्रा कर सकेंगे। मानसखंड स्थित विभिन्न मंदिरों में भ्रमण हेतु पहली ट्रेन अप्रैल 2024 में कोलकाता से चलाई जाएगी। उसके बाद अन्य शहरों के लिए भी तैयारी की जा रही है। मानसखंड एक्सप्रेस के संचालन हेतु आज करार के अनुसार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का खर्च सालाना 5 करोड़ के लगभग होगा। पूर्णागिरी, हाटकालिका, पाताल भुवनेश्वर, मायावती, बालेश्वर, मानेश्वर, जागेश्वर, गोलू देवता चितई, नंदा देवी, कसार देवी, कटारमल अल्मोड़ा, नानकमत्ता, गुरुद्वारा खटीमा और नैना देवी नैनीताल जैसे संभावित स्थल हैं जिनका मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन से यात्री दर्शन कर सकेंगे। मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन में 500 यात्री एक साथ सफ़र कर सकेंगे। ट्रेन के सभी डिब्बे सेकंड AC हैं। साथ ही ट्रेन के यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था भी होगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को उत्तराखंड में के व्यंजन भी परोसे जाएंगे। यात्रा के दौरान होटल व्यवस्था,
बसों द्वारा भ्रमण, गाइड आदि को टूर पैकेज के रूप में इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने रेलवे रोड स्थित सिंचाई भवन की कॉलोनी से हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई 2 LED और 2 पानी की टोटियां बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कल वनभूलपुरा हल्द्वानी में उपद्रवियों द्वारा पूरे हल्द्वानी शहर में उपद्रव मचाया गया। अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आई। कल अतिक्रमण हटाने गई टीम पर वहां के लोगों ने जमकर पुलिस से प्रशासन के ऊपर पथराव किया। इस घटना पर भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि यह घटना जो कल हल्द्वानी में घटित हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के होने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आए और उन्होंने उच्च अधिकारियों को बुलाकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस घटना में जो भी अराजक तत्व है उनको चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कि अभी तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ आप लोगों को कि जो ये घटना हुई है ये निंदनीय घटना है। इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट रहे होंगे उस पर सरकार जांच कर रही है। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है कि भाई अतिक्रमण जो हट रहा था हल्द्वानी का, चौराहे चौड़े किए जा रहे थे, जो सरकारी ज़मीनें थी वो खाली कराई जा रही थी, उसी के तहत इस स्थान को भी खाली कराया जा रहा था। तो उसके तहत जो है ये विषय हुआ है। तो आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि अतिक्रमण हटाओ के तहत ये जो रिएक्शन कहो या जो उपद्रव कहो या जो असामाजिक तत्वों का बोलबाला कहो, एक घृणित कार्य उन्होंने किया है, ये सामने आया है। लेकिन बाकी जितने जितने धीरे धीरे इनपुट्स आते रहेंगे वो सब आपको शेयर करते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण इसमें रिएक्शन क्या है पहले? देखिए, कल की जो घटना है वनभूलपुरा क्षेत्र की, वो एक ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उस घटना के होने के तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शीर्षस्थ अधिकारियों को बुलाकर बहुत कड़े निर्देश दिए थे कि जो भी असामाजिक तत्व इस घटना में शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें तुरंत की जाए और इस घटना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी ने कोई भागीदारी की है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। उसके तत्पश्चात पूरे प्रदेश के शीर्षस्थ अधिकारी और जिलाधिकारी नैनीताल, जिला एसएसपी नैनीताल स्वयं जो है हल्द्वानी में बैठ करके वनभूलपुरा क्षेत्र की समस्त जो वहाँ पर कोई भी परिस्थितियाँ हैं उनका जायजा भी ले रहे हैं और स्थिति अभी नियंत्रण में भी है। लेकिन सरकार की पैनी निगाह इस पर है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम चाहते हैं कि इस घटना के तत्पश्चात पूरे क्षेत्र में सभी से हम लोग अपील करते हैं कि हल्द्वानी में शांति बनी रहे और आगे इस तरह की अप्रिय घटना न हो। और जिन लोगों ने इस माहौल को खराब किया है, हम सरकार से भी मांग करते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। थाना रुद्रपुर में एक युवक ने लिखित सूचना दी कि वो 3 बजे सब्जी मंडी में सब्जी लेने गया और सब्जी लेकर मुख्य मार्ग नैनीताल दिल्ली मार्ग पर सुलभ शौचालय के सामने पहुंचा तो अचानक एक साइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी। तभी उसके साथ वाले ने मेरी जेब से मेरे लगभग 35,000 रुपए एवं कुछ दुकान के जरूरी बिल आदि निकाल लिए। वहीं सारी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। इस सूचना के आधार पर थाना रुद्रपुर में मुकदमा अज्ञात पंजीकृत किया गया। जा रहा है उसको एक इन्हीं में से साइकिल से टक्कर मार देता है और जैसे ही टक्कर मारती है तो आदमी सोचता है कि पहले तो हड़बड़ा जाता है कि टक्कर लगने के बाद कुछ समझता नहीं है कि कहाँ से क्या हो गया। तो उसी टाइम पे ये उसको बातों में लुभाते हुए उसके जेब से जो है पैसे निकाल लेते हैं। उसके बाद जब 2 लोग आते हैं तो फिर वो इसको ये करते हैं कि जिसने टक्कर मारी है उसको दिखाने के लिए बस हाथापाई करते हैं, उसको धमकाते हैं कि तूने क्यों टक्कर मारी ये की। तो ये करके बेसिकली इसका ध्यान मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हैं इसके जो विक्टिम है। 30 जनवरी की एक घटना थी और 31 जनवरी को हमें एक तहरीर प्राप्त हुई थी वादी राजकुमार द्वारा कि ये सब्जी मंडी रुद्रपुर के पास इनको एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इनके साथ एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो ये जो एक पूरा गैंग था 4 लोगों का, इनके द्वारा पहले इनको एक व्यक्ति ने टक्कर मारा साइकिल से और फिर जब टक्कर मारने की वजह से इनका ध्यान भटक गया था उसी टाइम पे उनकी जेब से जो है पैसे चुराए गए थे। और जो 2 अभियुक्त थे बाकी, उन्होंने जो है झूठ मूठ का इनसे मतलब टक्कर मारने वाले को एक झूठ मूठ का मतलब बहाना बनाया, झूठ मूठ का एक नाटक किया कि उसको मतलब धमकाने का और कि क्यों टक्कर मारा करके ऐसे धमकाने का इन्होंने नाटक किया। तो एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से लूट करने का ये घटना था। इसमें जो है हमने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए गंभीर धाराओं में 392 में लूट की धारा में इसको पंजीकृत किया था और पूरी इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में निर्देशन में एएसपी निहारिका के निकट पर्यवेक्षण में टीम ने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 अभियुक्त अफजाल जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भोजन माताओं ने उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन की जिला अध्यक्ष रेखा राणा के नेतृत्व में बीआरसी पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की तथा खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। सरकार की घोषणा के मुताबिक 500 प्रति माह मानदेय देने, भोजन माताओं को हटाने के बजाय अन्यत्र समायोजित करने, नियुक्ति पत्र जारी करने, दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा तथा भविष्य निधि योजना का लाभ देने, सेवानिवृत्त होने पर सम्मानित राशि से प्रोत्साहित करने, 12 माह का मानदेय देने तथा प्रधानमंत्री पोषण योजना को सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार संचालित करने आदि मांगों को लेकर भोजन माताओं ने काफी लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। उनका कहना है कि वो लगभग 20 वर्षों से प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बाल सेवा कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो विद्यालय पोषण कक्ष में 16 फरवरी से तालाबंदी कर आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। सर, हम लोगों ने सबसे पहले तो हमें ये कि भोजन माताओं को नियुक्ति पत्र दिया जाए। भोजन माताएं जब लगती हैं तो उनका कोई नियुक्ति पत्र नहीं है और उनको ये कहकर हटा दिया जाता है कि भोजन माताएं जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो भोजन माताएं हट जाएंगी। लेकिन भोजन माताओं के बच्चे पढ़ के जब नियुक्ति हुई थी तो भोजन माताओं के उनकी बच्चों की माताएं ही नियुक्ति की गई थी। अब आज वो पढ़ के निकल गए हैं। आज तो हमें कम से कम 2003 से लगे हुए हैं, तो आज हमें बहुत साल हो गए, 20 साल हो गया है। और 20 साल में आज जब 3,000 रुपये हुए हैं तो आज ये सरकार हमारी मांगों के बजाय सुनने के बजाय हमसे ये जियो लागू कर नोटिस जारी कर रही है कि जिन भोजन माताओं के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको तत्काल हटा दिया जाए, तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। तो ये बहुत गलत है भोजन माता। सर, अभी हमने बीओ साहब को भेज रखा है। अभी सितारगंज और खटीमा दोनों ब्लॉकों का हमने दे रखा है कि भोजन माताएं 16 फरवरी को भोजन माताएं अपने अपने किचन में ताला लगा के अपना हड़ताल करेंगी और कार्य बहिष्कार करेंगी और जिला मुख्यालय में हम लोग प्रदर्शन करेंगे।
मानदेय वृद्धि से संबंधित है और जो हमारे छात्र संख्या के मानक है उसके अनुसार जब छात्र संख्या कम होती है तो भोजन माताओं को कार्य से पृथक किया जाता है। तो ये इनका कहना है कि पृथक नहीं किया जाए, समायोजित किया जाए और सेवानिवृत्त होने पर सम्मानित राशि से प्रोत्साहित किया जाए, ये भी है। और 12 महीने का मानदेय दिया जाए। इसमें इन्होंने लिखा है कि 16 तारीख फरवरी से जिला स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।